औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान आरिजो। आज हम मौजूद हैं मोहतरम जनाब तौफीक अली आरिजो साहब के साथ। आपने 2024 में मुआवनीन हुज्जाज की जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे मुआवनीन हुज्जाज की जिम्मेदारियों के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अल्लाह के नाम से इंटरव्यू का आगाज करते हैं। जी सर, इस पोस्ट यानी मुआवनीन हुज्जाज की एडवर्टाइजमेंट किस महीने में आती है? सर, ये अमूमन ये होता है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट होती है मुआवनीन हुज्जाज के लिए, ये मतलब नवंबर से दिसंबर तक आती है। अच्छा जी, इस माह में आती है। अब लास्ट टाइम जो थी वो नवंबर में आई थी और इस टाइम 2025 में दिसंबर में आई थी। दिसंबर में। सर, क्या हर साल नई एडवर्टाइजमेंट आती है? जी सर, बिल्कुल। 2024 से लेके अब तक 2 साल हो गए। जी जी। और ये एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। अच्छा सर, ये पोस्ट इससे पहले इतनी ज़्यादा मशहूर और मारूफ नहीं थी। जी सर, असल में ये था कि 2024 से पहले ये होता था कि कुछ मखसूस डिपार्टमेंट्स थे उनके लिए सिर्फ ये चीज़ें मुख्तस थी। जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस हो गई। आर्म फोर्सेस से क्या मुराद? आर्म्ड फोर्सेस से मुराद है कि आर्मी के जवान, पुलिस वगैरह, तो ये सारे जो है ना आर्म्ड फोर्सेस में आ जाते हैं। मिनिस्ट्री जो है वो उनकी मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को लेटर भेजती थी, तो वो कुछ अपनी मर्जी के हिसाब से मतलब अच्छे से भेजते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2024 में मतलब मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि अब प्योरली मेरिट बेसिस पे जो है ना वो मुआवनीन को भर्ती किया जाए। सही। और 2024 से मतलब आगाज़ हुआ। NTS के थ्रू जो है वो पेपर कंडक्ट हुआ और मुआवनीन की भर्तियाँ शुरू हो गई। सर, जिस तरह मुआवनीन हुज्जाज की 2 कैटेगरीज पाई जाती है, एक है फ्रेश और दूसरी है रिपीटर्स। तो क्या सिलेक्शन के मामले में जो रिपीटर्स हैं उनको तरजीह दी जाती है फ्रेश के ऊपर? सर, असल में बात ये है कि जो सीट्स जब अनाउंस होती हैं तो मुख्तलिफ कोटा की बेसिस पे अनाउंस होती है। जी जी। और रिपीटर्स के लिए अलग कोटा होती है, फ्रेशर्स के लिए अलग कोटा होती है। जी। कोई तरजीह वगैरह नहीं दी जाती क्योंकि कोटा के बेस पे मतलब ये है कि भाई उनको अपॉइंटमेंट होती है। जी, कोटा पे दी जाती है। तो रिपीटर्स की क्या कोटा होती है और फ्रेश वालों की क्या कोटा होती है? इस दफ़ा ये होता कि मतलब 70% जो है वो रिपीटर्स की कोटा रखी गई है। सही। और रिमेनिंग 30% जो है वो फ्रेशर्स की थी। अच्छा सर, इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है? सर, इस पोस्ट के लिए जो सबसे अहम चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये है कि जो एस्पायरेंट है, कैंडिडेट है, उसको गवर्नमेंट जॉब होनी ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। और स्केल जो है वो 7 से ऊपर और स्केल 17 से कम मतलब जो है उनकी सिलेक्शन हो सकती है। तो वो जो है वो एलिजिबल हैं उस टेस्ट में अप्लाई करने के लिए और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो जो तालीमी काबिलियत है वो नहीं, उसको नहीं देखते। उसको नहीं जी, हर किसी की मतलब अलग हो सकती है। डिफरेंट होती है। सर, इस जॉब के लिए फॉर्म सबमिट कराने का क्या तरीक़ेकार है? सर, सबसे पहले जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें क्लियरली ये वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि आप ऑनलाइन जाके जो कंसर्न वेबसाइट है वहाँ पे जाके और ऑनलाइन मतलब उसका पोर्टल जो है ओपन करेंगे और उस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप अप्लाई करेंगे जो कंसर्न पोस्ट है, रिक्वायर्ड पोस्ट है, और उसके बाद चालान जनरेट हो जाएगा। सही। और फिर आपने वो चालान जो है वो थ्रू ईज़ी पैसा बैंक के मतलब पे करना है। इस तरीके से अच्छा। फॉर्म सबमिशन। अभी आपने चालान का जिक्र किया, तो वो चालान की क्या फीस होती है? सर, कमोबेश 14 से 1500 होती है। 14 से 1500। सर, फॉर्म सबमिशन के कितने दिन बाद टेस्ट होता है? सर, ये हर साल मतलब अलग एक उनकी क्राइटेरिया होती है कि कब टेस्ट लिया। हर साल वो तब्दील होती रहती है। लेकिन ये है कि कमोबेश जो मैंने मतलब नोट किया हुआ है तो 20 से 25 दिन बाद मतलब टेस्ट कंडक्ट होती है।
सर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि कैंडिडेट को इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए किस तरह की मतलब है वो तैयारी करनी चाहिए उसको। सर सबसे पहले तो कैंडिडेट को जो है ना वो सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। इजीली अवेलेबल है सिलेबस जो है वो एनटीएस की वेबसाइट पे भी दिया जाता है अच्छा कि इस तरीके से ये सिलेबस है। और काफ़ी सारी और भी ऑनलाइन वेबसाइट है जैसे टेस्ट पी के डॉट पॉइंट हो गया। सही। और काफ़ी सारे यूट्यूब पे चैनल्स भी है, वहाँ से भी जो है वो कैंडिडेट तैयारी कर सकता है। तैयारी के हवाले से इस मटेरियल को सर्च आउट करता है तो वहाँ पे क्या पेपर्स मिलते हैं या वो डिस्क्राइब कोई नोट्स हैं इस तरह की। जी सर बिल्कुल। पेपर्स पास पेपर्स भी जो है वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं जी, और जी। उसके साथ साथ नोट्स भी होते हैं और बुक्स भी जो है रिकमेंडेड जो मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से है वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। मौजूद हो। जी बिल्कुल। सही। सर इस टेस्ट का जो पैटर्न है वो किस तरह का होता है। सर ये भी वेरी करता है साल में, मतलब मुख्तलिफ क्राइटेरिया होती है। अब जिस तरीके से लास्ट 2024 में मैं अगर बात करूं जी जी। तो उसमें ये था कि 13 एमसीक्यूज थे, जिसमें 10 जो नंबर थे वो आईक्यू से रिलेटेड थे, 10 नंबर जो थे वो कंप्यूटर बेसिक आईटी से रिलेटेड थे और 10 नंबर जो थे वो हज के मतलब रिलेटेड थे कि हज की तालीमात क्या है। सही। और उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के मतलब 30 नंबर थे, अच्छा अच्छा। मतलब 60 क्वेश्चन ये थे। और लास्ट टाइम ये था कि 2 स्टोरीज भी लिखनी थी। स्टोरीज की कितनी मार्क्स होती है। सर मार्क्स मेरे ख्याल में 10-10 है, टोटल 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का। अच्छा सर इस टेस्ट में पासिंग मार्क्स क्या होती हैं। सर अगेन ये भी मतलब मेरिट पे डिपेंड करता है कि मतलब किस दफ़ा कितनी मेरिट ऊपर जाती है या नीचे आती है। अच्छा। लास्ट टाइम जो सीट गई थी 2024 में, लास्ट सिंध रूरल की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो वो 89 पे मतलब जो है ना अच्छा। लास्ट सीट थी। कंपटीशन बहुत हाई था। इस दफ़ा भी जो टेस्ट जाएगी मेरे ख्याल में वो 70-75 पे जाए। और अर्बन की भी थोड़ी जी वजह सर, अर्बन की भी यही थी कि मतलब 90 और 89। सर रिटन टेस्ट पास करने के बाद कौन सा मरहला आता है। जी। सर जैसे ही कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास करता है जी। तो उसके बाद जो मरहला आता है वो है फिजिकल टेस्ट का। वो फिजिकल टेस्ट का। जी, उसमें ये होता है कि 5 किलोमीटर जो है वो एक कैंडिडेट को तय करने होते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड टाइम तकरीबन 48 मिनट्स होते हैं। 48 मिनट्स जी, होते हैं। 48 मिनट्स होते हैं। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को कब तक बुलाते हैं। सर सबसे पहले ये होता है कि जैसे ही कैंडिडेट जो है वो फिजिकल टेस्ट पास करता है सर। तो फाइनल मेरिट जो है ना वो उसकी लिस्ट लगती है। अच्छा अच्छा। उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को जो है वो एसएमएस आता है या कॉल आती है, वहाँ पे उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। अच्छा सर वहाँ पे एक तो इंटरव्यू होता है जी और इंटरव्यू के अलावा और क्या वहाँ पे एक्टिविटीज या मराहल होते हैं कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले तो जिस तरीके से वहाँ पे कैंडिडेट जाएगा हाजी कैंप में, जी। तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के अलावा उसकी ट्रेनिंग सेशंस होगी। ट्रेनिंग में उसको बताया जाएगा कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है अच्छा अच्छा। और किस तरीके से उन जो सारे मुआवनीन सेलेक्ट हुए होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा अच्छा। हाजियों की जो है ना वो खिदमत की जाएगी। अच्छा। अच्छा सर वो ट्रेनिंग भी हो गई जी तो ट्रेनिंग होने के बाद बकाया क्या प्रोसेस होता है। सर, ट्रेनिंग होने के बाद जो है वो फिर कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा। जिसमें कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होता है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी, मतलब जो वो मेन डॉक्यूमेंट मतलब जिस जिस डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है हाँ, वहाँ से एनओसी लेगा। वहाँ से वो एनओसी लेगा और उसके साथ साथ अगर उसका पासपोर्ट बना हुआ है जी तो वो सबमिट कराएगा। अगर नहीं बनवाए तो मिनिस्ट्री वाले उसका पासपोर्ट भी बनवाएंगे, हर एक चीज़ बनवाएंगे। सर। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उस कैंडिडेट से तलब किए जाएंगे। उसके बाद ये होता है कि वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है। सही। और फिर जब तक वीज़ा लग जाए तब तक कैंडिडेट जो है वो फारिग होता है। सही। जिनकी पासपोर्ट बने होते हैं जी, वो जी। तो वहाँ पे ही सबमिट करवाते हैं। सही। और अगर इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी पासपोर्ट वगैरह नहीं बना हुआ है नहीं बना तो मिनिस्ट्री वाले जो है उससे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है तलब करते हैं वहाँ तलब पे। करते हैं
और उसके बाद तो खुद ही बना खुद देते ही हैं। खुद ही बना खुद ही बना जी खुद ही अच्छा सर, कैंडिडेट की सिलेक्शन होने के बाद जी उस कैंडिडेट को कौन-कौन से ओहदे ऑफर किए जाते हैं? जी सर। सर सबसे पहले जिस तरीके से कैंडिडेट जब सेलेक्ट होता है तो जी। उसको जो है ना वो सऊदी अरब डिपार्ट किया जाता है। अच्छा, अच्छा। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है जी। तो उसको कंसर्न्ड मतलब डिपार्टमेंट्स जो है ना असाइन किए जाते हैं। अच्छा, अच्छा। और डिपार्टमेंट वहाँ पे 3 हैं, मतलब एक है अकोमोडेशन सही, और एक फूड डिपार्टमेंट है सही। और एक ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अच्छा सर, अभी आपने 3 डिपार्टमेंट्स के नाम लिए। जी, जब इन्हें ये ओहदे दिए जाते हैं, जी, तो फिर उनकी वो क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर वो आयद हो जाती हैं? जी। सर सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट जो है वो अकोमोडेशन में। ठीक। अकोमोडेशन में ये होता है कि जो मुआवनीन वहाँ पे उनकी जो असाइनमेंट होती है, जी। वो ये होती है कि उनको सबसे पहले जो है ना वो बिल्डिंग जो है उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। अच्छा, कि पूरी आया कि बिल्डिंग की? जी, पूरी बिल्डिंग की, कि आया कि ये बिल्डिंग जो है वो रहने के काबिल है या नहीं है। या नहीं? जी। और जब इंस्पेक्शन का मरहला पूरा हो जाता है तो जी। फिर वो जो मुआवनीन हैं वो हाजियों को इंडक्ट करते हैं, मतलब उनके लॉजिंग का जो है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। और उसके बाद जो है फिर हर एक मुआवनीन को एज अ बीडीओ यानी बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर ऑफिसर के के तौर तौर पर। पे मुकर्रर किया जाता है, जो कि हाजियों की मुतल्लिका शिकायत और मामलात को देखता है और उसको हल करने की कोशिश करता है। सही। अब आते हैं हम फूड पे, तो फूड पे ये होता है कि मुख्तलिफ मुआवनीन को वहाँ पे तैनात किया जाता है ताकि वो फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक कर चेक कर सकें सकें। और रिक्वायर्ड टाइम पे जो है वो फूड डिलीवर हो सके, ताकि जो हाजियों का टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव कर सकें, ताकि वो सही। इबादत में और ज़ियारत में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सर्व कर सकें। और तीसरे नंबर पे? सर तीसरे नंबर पे जो डिपार्टमेंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में जो मुआविनीन होते हैं उनका ये होता है काम कि वो ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करवाते हैं सही। कि भाई आपको इस टाइम इस से टाइम लेके पे फला टाइम तक जो सही। है वो अपने गाड़ियों में होना है। और फिर वो उनको मतलब मुआविनीन को जो है वो गाड़ियों तक लेके जाते हैं, ठीक। वहाँ उनको बिठाया और वो अपने रिक्वायर्ड जो उसकी होती है डेस्टिनेशन वहाँ पे जाते हैं। वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, इसमें वो हुज्जाज इकराम कितने होते हैं? फिर फ़ी जो कैंडिडेट होता है उसको कितने उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है उनको? सर ये बेसिकली वेरी करता है, मतलब ये मुख्तलिफ है। अगर हम बात करें कि बीडीओ जो होता है बिल्डिंग की गुंजाइश के हिसाब से हिसाब से। हाजियों को जो है ना वो इंडक्ट किया जाता है। अब लास्ट टाइम जिस तरीके से मैं था तो मेरी बिल्डिंग में 412 हाजी थे, जिनको मैं अच्छा। मतलब जो है वो लुक आफ्टर करता था, सही। जिनकी मैं शिकायत वगैरह सुनते थे सुनते थे और उनको हल करने की कोशिश जी। करते थे। अच्छा सर, इन मुआमिन हुज्जाज को क्या अपना ज़ाती हज करने की भी इजाज़त होती है वहाँ पे? जी, जी सर, बिल्कुल। मिनिस्ट्री की तरफ से ये मतलब अलाउड होता है, परमिशन होती है कि जो मुआविनीन हैं वो भी हज कर सकें। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। और लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे हज की सआदत नसीब हुई। जी। और उसके साथ-साथ मिनिस्ट्री उनको जो है बाकायदगी से परमिट जो है प्रोवाइड करती है। जी, कार्ड जी। होता है नुस्ख का, जो वो पहनते हैं और सही। वहाँ पे मतलब कंसीडर किए जाते हैं कि दे आर जेन्युइन। तो सर, क्या इन मुआमिन हुज्जाज का कोई मुआवज़ा भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से? और अगर होता है तो वो कितना होता है? जी, जी सर, बिल्कुल मुआवज़ा होता है और जो है वो बेसिकली योमिया पे होता है। लास्ट टाइम जो 2024 की अगर हम बात करें तो एक मुआविनीन को जो है वो 105 रियाल जो है वो पर डे के हिसाब से मिलता हिसाब था। से दी जाती है। जी। और बेसिकली तो 130 था, हुँ। लेकिन 25 रियाल जो थे वो मतलब डिडक्ट किए जाते थे लॉजिंग और जी। बोर्डिंग के लिए उस हिसाब से। अच्छा सर, वहाँ पे जो मुआविनीन मौजूद होते हैं, जी। उनको वहाँ पर कितने दिन के लिए इन ज़िम्मेदारियों को निभाना होता है? सर दरअसल बात ये है कि अगेन ये चीज़ भी वेरी करती है। कमोबेश ये होता है कि 40 से 45 दिन जो है वो हर एक मुआविन वहाँ पे अपनी ड्यूटी अच्छा। सर अंजाम देता है। जी। मुआवनीन हैं, इनकी अपनी हज की जो ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर वो असाइन की जाती है। उनके पूरे करने के बाद वो क्या फिर मरहला आता है? सर जैसे ही मतलब हज की ज़िम्मेवारियाँ उनकी पूरी होती हैं
तो फिर जो मावनीन है उनकी एक नई ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। वो ये है अच्छा। कि कुछ हाजी जो हैं जिनका टेन्योर पूरा हो जाता है, वो उनकी डिपार्चर होती है। सही। तो फिर अगेन वो उनको मतलब डिपार्ट करते हैं, और उसके साथ-साथ कुछ हाजी ऐसे होते हैं जो मदीना रवानगी उनकी होती है, मदीना ओके। मूव जिसे हम कहते हैं। तो फिर वो वहाँ जाते हैं ज़ियारत और इबादत के लिए। अच्छा, अच्छा। जी, फिर ये ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा। अच्छा सर, क्या मौनी अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल करने के बाद क्या ज़ाती तौर पर वहाँ पे कुछ दिन के लिए ठहर सकते हैं, या ज़ाती कोई ज़ियारत हो वो करनी हो उन्हें? जी सर, बिल्कुल। जैसे ही आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, जी। तो आपको वहाँ पे जो एमसीओ होता है, मेन कंट्रोल ऑफिस, सही। वहाँ से आपका रिलीविंग लेटर जारी होता है कि आपकी जो तमाम ज़िम्मेदारी थी। ज़िम्मेदारियाँ हैं वो खत्म हो चुकी हैं। सही। तो जितने भी दिन वहाँ पे आपको बचते हैं, तो उसमें आप ज़ियारत कर सकते हैं अच्छा। और सैर-व-तफ़रीह कर कर सकते सकते हैं। हैं। जी, घूम सकते हैं। आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जी। वो ये है कि क्या हर मुलाज़िम को इस जो हर साल एडवर्टाइज़मेंट आती है, इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं? सर, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी एक मतलब अपॉर्च्युनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी होती अल्लाह ताला की तरफ से होती है, क्योंकि हज एक इस्लामी फ़रीज़ा है, भी है। फ़रीज़ा भी। तो गवर्नमेंट जब आपको एक चीज़ प्रोवाइड करती है, एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है, तो हर मुलाज़िम को चाहिए कि वो उसको अवेल करे। मैं तो चाहूँगा कि बार-बार अवेल करने की कोशिश करें, लेकिन अगर बार-बार नहीं करना चाहता तो कम से कम एक बार जो है वो ज़रूर ट्राई ज़िंदगी में करें। एक बार जी, ज़रूर से ज़िंदगी अवेल में करें। एक बार वो ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, और वो खिदमत के साथ-साथ अपनी इबादत भी कर लेगा। एक बार फिर हम मोहतरम जनाब तौफ़ीक अहमद आरजू साहब के निहायत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी कीमती और मसरूफ़ लम्हात में से चंद लम्हात हमारे लिए निकाले। सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक थैंक यू। यू।